है बीजेपी फिर तैयार, अब जीतू सिंघा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस खास खबर पर नजर डाल लेते हैं जो इससे संबंध रखता। देखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं भाजपा में आ जाएं। मुझे तो लगता है कि 7 तारीख तक आते आते चुनाव आते आते ऐसा भी हो सकता है कि जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं भाजपा में आ जाएं। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इस बयान के बाद प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ना लाजमी था। पारा बढ़ा भी और इस बयान की गूंज भी सियासी हलकों में जोर से सुनाई दी। गोविंद राजपूत ने सियासी बम फोड़ा तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उनको बेहोश बता दिया। गोविंद राजपूत बेहोश है। बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं। सत्ता की बेहोशी भी हो सकती है और तरीके की बेहोशी भी हो सकती है। वो होश में आएंगे तब बात करेंगे। जीतू पटवारी ने जवाब दिया तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये कहकर सियासी भूचाल ला दिया कि उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। सिंघार यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो उमंग सिंघार है, सिंधिया नहीं। आपसे भी संपर्क किया जा रहा है सिंघार साहब, ऐसा कहा जा रहा है। तो रोज ही करते हैं, इसमें क्या नई बात क्या है? कहाँ उमंग सिंघार क्या 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 तय कर रहे हैं? मैंने कहा उमंग सिंगार है, सिंधिया नहीं है। मालवा निमाड़ में कांग्रेस के अक्षयकांड के बाद कई और कांग्रेस नेताओं के जाने की चर्चा जोर पकड़े हुए है। इसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का नाम भी उछला, उनका जवाब भी आया। लेकिन इसी बीच सियासत के महारथी और एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेसी कुनबे में टूट को और हवा दे दी। विजयवर्गीय ने कहा कि तीसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी और सरप्राइज देगी। देखिए, सरप्राइज देने में मजा आता है। तो अभी सरप्राइज और जारी रहेंगे? जी हाँ, देखिए सरप्राइज देने में मजा आता है। तो अभी सरप्राइज और जारी रहेंगे? जी हाँ। 24 का रण जीतने में जुटी बीजेपी अब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को लेकर माहौल बनाती दिख रही है। ये दोनों दिग्गज खंडन भी कर रहे हैं, लेकिन इस माइंड गेम से बीजेपी फिलहाल कांग्रेस को उलझा रही है, जिसका सीधा असर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन पर पड़ सकता है। कांग्रेस इस उलझन का क्या हल निकालेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है बीजेपी फिर तैयार, अब जीतू सिंघा। दरअसल ये वो मुद्दा है जो बीते कई दिनों से गरमाया हुआ है कि कब कौन चला जाएगा, कब कौन आ जाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सुलगते 3 सवाल देख लेते हैं जिनके इर्द गिर्द हम रहने वाले। तो पहला सवाल, जीतू उमंग को लेकर बना माहौल क्या बीजेपी का माइंड गेम है? क्या बीजेपी बड़े विकेट गिराकर कांग्रेस का मनोबल तोड़ना चाहती है? और तीसरा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के खिलाफ कांग्रेस का मैनेजमेंट फेल हो रहा है? तो ये वो 3 सवाल है सुलगते हुए जिनके नजदीक, जिनके आसपास हम रहने वाले हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में हम देखें तो मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से तस्वीर बदली है और कुछ लोगों की तकदीर भी बदली है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि करीब करीब 4 लाख के लगभग लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन कुछ बड़े चेहरे हैं। अब तो चर्चा जीतू और सिंघार की भी चल पड़ी। विश्वास कम होता है, लेकिन वर्तमान की राजनीति ऐसी है कि कब कहां क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए जब गोविंद राजपूत ने ये बात कही तो फिर हवाओं में तमाम तरह की चर्चा और तेज चल पड़ी है। तो क्या ऐसा होगा या ये सिर्फ एक सिगुफा है, एक मनोबल तोड़ने का प्रयास है कांग्रेस का? समझते आज यही हमारा मुद्दा है। और मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं, डॉक्टर वाणी अहलुवालिया है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मनीष त्रिपाठी जी, हमारे एडिटर। आपका भी बहुत स्वागत है मनीष जी। और शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज़ हेड, उनसे भी मैं आपका परिचय करा दूं। सर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही रोशनी यादव हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शरद जी के पास ही चलना चाहूँगा।
शरद जी, लंबा वक्त बीत गया, करीब करीब 2 महीने से हम देख रहे हैं और रोज एक नई खबर आ जाती है। अब चर्चा ये भी चल पड़ी कि उमंग या जीतू, क्योंकि गोविंद राजपूत ऐसा कह रहे हैं। हालांकि उम्मीदें कम हैं, पर अब कुछ इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कब क्या हो जाए। क्या आपको लगता है, ऐसा कुछ होगा या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक माइंड गेम है? देखिए, अगर आप मोटे तौर पर देखें कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेता कौन हैं जो अब तक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, तो आप उनमें लगभग 99% या लगभग 100% ही उन नेताओं को पाएंगे जो या तो असंतुष्ट थे या उन्हें ये लग रहा था कि राजनीति में अब उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। जाहिर तौर पर वो बड़े पदों पर नहीं थे, वो किसी महत्वपूर्ण दायित्व पर नहीं थे और ना वो कांग्रेस की राजनीति में अपना बहुत अधिक भविष्य देख पा रहे थे। उन्हें ये चिंता थी कि उनके अगर विधायक हैं तो उन्हें ये चिंता थी कि उनके क्षेत्र में आगे फंडिंग कैसी होगी, वो क्या करेंगे, कैसे कर पाएंगे। तो ये जो चुनौतियां थी उनकी, इन चुनौतियों के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी। एक बड़े नेता, बहुत बड़े नेता जो बहुत बड़े पदों पर भी रहे, कमलनाथ जी, उनका शगुफा ज़रूर उठा कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा कोई नाम नहीं आता कि कभी याद नहीं आता कि दिग्विजय सिंह जी की चर्चा हुई हो, अजय सिंह जी की चर्चा हुई हो। हाँ, पचौरी जी की हम बात कर लें या फिर और तमाम नेताओं की बात कर लें, लेटेस्ट में हम रामनिवास रावत की बात कर लें, तो इन सब के साथ कहीं ना कहीं उपेक्षा की या कथित भेदभाव की बातें छिपी हैं। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दोनों का भविष्य कांग्रेस में बहुत सुरक्षित है, सीधे राहुल गांधी से कनेक्टेड हैं। दोनों को 2 महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरह कमलनाथ जी को लेकर ये माना गया कि ये बीजेपी का ही एक माइंड गेम था या कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थीं, तो मुझे लगता है कि ये माइंड गेम है और एक चिढ़ौनी जिसको हम कहते हैं, चिढ़ाने के लिए चुनाव के ठीक पहले बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को चिढ़ाने की कोशिश है, उनकी रिदम को बिगाड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। डॉक्टर वाड़ी जी मेरे साथ जुड़े हैं। हेलो मैडम, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है, चिढ़ाने की ज़रूरत क्या है, जब ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तमाम तरह की बातें, 29 सीटें जीतने का दावा, फिर भी आप इंदौर जैसे एक लोकसभा से प्रत्याशी को ले आते अपने साथ, जैसा आरोप लगा। अब जीतू सिंघार की बात भी आपके नेता कहने लगे। सोचने या कहने में ही बड़ा वैसा लगता, क्योंकि दोनों ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग हैं। जो मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जी, उन मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि सुमित्रा महाजन जी ने ये बात कही है कि ऐसा उन्होंने अपेरेंटली उनके वक्तव्य से ऐसी बात सामने आती है कि ना तो वो इस निर्णय में शामिल थी, ना उस वक्त वो पार्टी कार्यालय में थी, और उन्होंने कहा जहां हम बहुत अच्छे से जीतते रहे हैं वहां इस तरह की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सुमित्रा महाजन जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, 7 बार मेरे ख्याल से जो इंदौर से जीती है, उनका बयान है जो मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में देखा है। चलिए मैं उसको एड ऑन कर लेता हूँ, आप सुन लिए होंगे शरद जी को भी, तो इसको एड ऑन करते हुए आप जवाब दे दीजिए। जी, सबसे पहले आप बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। कांग्रेस पार्टी खुद एक बैसाखी का सहारा लेकर इस चुनाव में आगे बढ़ी है। देश भर में एक अलायंस का ग्रुप बनाया है इन्होंने, क्योंकि पूरे अपने बलबूते पे ये सीट्स पे लड़ ही नहीं पा रहे। 2019 में जो इनकी टोटल संख्या थी सीट्स की, और अब जिन सीटों पे लड़ रहे हैं, तो आप संख्या में ही देख लीजिए, आंकलन कर लीजिए। दूसरा, हर सीट पर प्रत्याशी ढूंढने के लिए तो इनको हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, इनके प्रत्याशी रेडी नहीं होते। और जो इंदौर वाली घटना है, ये प्रत्याशी भी ये एक स्टैंड बाय होगा, क्योंकि बाकी तीनों ने मना किया तो इनके गले में फंदा डाला और फिर इनको सहयोग नहीं मिल रहा था। आपसी मतभेद इतने हैं, तालमेल इनकी बनती नहीं है। चुनाव के प्रचार के लिए जब इनका प्रत्याशी जाता है तो पार्षद भी सहयोग करते नहीं हैं। स्टार प्रचारक ऐसे अभाव है, अकाल पड़ गया है इनके, आप देख लीजिए प्रचार सामग्री और प्रचार तंत्र में। आईना देखने की जरूरत है, विचार और मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जनता तो अवश्य मंथन करेगी, जनता विचार करेगी कि जो
एक राष्ट्रीय पार्टी होने का ऐसा बड़ा दावा पेश करती है, तो उनके तो ये बात दिग्गज तो नहीं ये बात दिखते। तो आपसे भी कही जा सकती कि राष्ट्रीय पार्टी आप ऑलरेडी है, 400 जीतने का दावा कर रहे हैं। उसके बाद सुमित्रा महाजन जैसे शरद जी भी कह रहे थे, वो खुद कहती है कि इस निर्णय से मैं बहुत देखिए, ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। बहुत- तो इतनी बड़ी पार्टी को जरूरत क्या पड़ रही? नहीं, पार्टी खुद थोड़ी जा रही है इनके पास। इनके जब कार्यकर्ता नाराज हो रहे, मायूस हो रहे, बेबस हो रहे, तो निश्चित रूप से आ रहे होंगे। अतिथि देवो भव और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका भला। चलिए, सबका साथ सबका प्रयास इतना तेज चल रहा है रोशनी यादव जी कि मुझे लगता है कि आपके भीतर भी चिंता, अब जीतू जी और उमंग जी की बात हो रही। हालांकि शरद जी ने भी कहा, मैं भी ये कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। वो सब दिखाई दिए जो पहले किसी पद पर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कुछ वर्तमान विधायक जरूर आ गए, लेकिन उमंग और जीतू को लेकर भी अब कहा जाता तो धड़कनें तो बढ़ती होगी कांग्रेस के भीतर भी। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। जी देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से जो बहुत ही कहते हैं कि बालपन और बचपने जैसे जो बयान दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल निरर्थक हैं। क्योंकि जो एक पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जीतू पटवारी जी को जब से कमान दी है, हमारे अध्यक्ष जी को, मुझे लगता है वो पूरे साहस के साथ और संघर्ष के साथ और चुनौतियों में रहते हुए अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमेशा आप उनके वक्तव्यों के भी सुने कि हम हमेशा मुद्दों पर रहते हैं, हम राजनीति अनर्गल बयानों की नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे बयान भी देती है, जैसे आपने दिग्विजय सिंह जी के राजगढ़ गृह मंत्री जी जो एक सर्वोच्च पद पर बैठते हैं, वो कहते हैं कि आशिक का जनाजा निकाला जाएगा। अब इस पर देश और प्रदेश की जनता या विपक्ष किस तरीके की प्रतिक्रिया दे? तो कम से कम मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस इतने ऊंचे पद पर, सर्वोच्च पद, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, क्योंकि हम सबके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी भी लगातार किस तरीके के बयान देते हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय को रोशनी जी, टारगेट लेकिन करते ये जो हैं। बयान, जिन बयानों के आप जिक्र कर रही है, इन बयान पर तो खैर हम लंबे समय से चर्चा कर ही रहे, लेकिन आपके ही उस नगर से एक व्यक्ति चला जाता है जहाँ के खुद अध्यक्ष जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी, उसके बाद उनके नाम की भी चर्चा इसलिए हो जाती क्योंकि उसी नगर से अक्षय कांति बम गए हुए हैं। तो फिर सवाल तो आप पर भी होते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है। विचार तो इस पर भी हो जाना चाहिए थोड़ा सा। देखिए, ये जो लोग जा रहे हैं, आपने सुरेश पचौरी जी का नाम लिया, अगर उनका मैं इतिहास देखूं राजनीतिक, तो आज तक वो कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको कितना सम्मान दिया कि उनको राज्यसभा भेजा, फिर मिनिस्टर भी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उनको नेतृत्व करने दिया। उसके बाद कोई व्यक्ति चूंकि सत्ता में बने रहने के लिए उनको केवल अंत समय पे जो है धर्म याद आता है। तो ऐसे जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हमारे संस्कारों में ये नहीं है कि हम किसी पर गलत टीका टिप्पणी करें। लेकिन अक्षय बम की बात करें, आप देखें कि वो सुबह से 11 बजे तक, 11 से 12 बजे के बीच में वो चुनाव प्रचार करते हैं कांग्रेस का, बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। और आप ये पूरी मीडिया चैनल्स पे ही मैंने देखा है कि किस प्रकार से अक्षय बम को बिठा के इनके संगठन के प्रोधा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और इनके दूसरे अन्य नेता करके जाते हैं और वो फॉर्म वापस लेते हैं। और उनको चूंकि ये बातें भी आती है कि उनकी यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाएगी, एक मामला निकल के आता है, तो ये डराने का विषय। चलिए, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, फिर से लौटूंगा मैं और वाणी मैडम से भी बात करूंगा। मनीष जी मेरे साथ जुड़े हैं। मनीष जी कांग्रेस को भी बड़े नज़दीक से देखते रहे हैं। मनीष जी, गड़बड़ कहाँ नज़र आती है? जैसे रोशनी अपनी बात रख रही है, वाणी मैडम अपनी बात रख रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर यदि हम झांके थोड़ा सा, तो क्या आपको लगता है कहीं कुछ तो हो रहा होगा जो ये सब चल रहा है? मनोज जी, कांग्रेस के भीतर बहुत कुछ हो रहा है। एक्चुअल में पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता से बीच के वो 15 महीने छोड़ दें तो कांग्रेस बाहर है। और जब कोई पार्टी इतने लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रहती है तो नेताओं के अंदर एक असुरक्षा का भाव पैदा होना बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। और इनमें से जो नेता जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, उनमें से ज़्यादातर के मन में ये है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि 5 साल के लिए फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। और अपन मूल मुद्दे पर आए, सिंगार की और जीतू पटवारी की जो बात हो रही है,
तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि दोनों दो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ बीजेपी का माइंड गेम लगता है मुझे 24 के चुनाव को जीतने के लिए। जी जी शरद जी, माइंड गेम की जरूरत पड़ रही है क्या भारतीय जनता पार्टी को? एक तरफ बीजेपी कहती है कि अब की बार 400 पार, और अब की बार 400 पार की जब बात करती है तो फिर उसमें इस तरह के माइंड गेम भी दिखाई देने लगते हैं। ये कांग्रेस की कमजोरी है या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही कि अब की बार 400 पार करना तो ये जरूरी है? मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे 400 पार की मजबूरी है या फिर माइंड गेम की कोई ज़रूरत है। दरअसल ये अपने अपोनेंट में मची खलबली को और बढ़ाने की एक रणनीतिक एक्सरसाइज है। आप ये देखिए कि रोशनी जी अभी बात कर रही थी, सवाल ये है कि जनसंघ से लेकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनने तक बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए लंबा संघर्ष किया, लेकिन आप मुझे कुछ बड़े नेताओं के नाम बता दीजिए जिन्होंने आपातकाल के पहले या इमरजेंसी के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया हो, या बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया हो। ये भी छोड़िए, विचार की जब चमक और विचार से आपकी प्रतिबद्धता या गोंद विचार की जब कमज़ोर होती है तो आप छिटकना शुरू करते हैं। एक बहुत नई पार्टी है जिसका प्रादुर्भाव जो है देश की राजनीति में 2010-11 के बाद होता है, आम आदमी पार्टी। आज वो उसके तमाम नेता जो हैं, 3 बड़े नेता जेल गए, जिनमें एक बाहर आ गए हैं, 2 अभी भी, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी अभी भी जेल में। आप मुझे बता दीजिए दिल्ली में क्या भगदड़ मची है आम आदमी पार्टी में? क्या लोग डर गए हैं वहां? इक्का दुक्का अनुभवों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस में ऐसा क्या गलत हो गया जिस पार्टी ने बरसों बरस आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने जेल में, जिसके नेताओं ने बरसों गुजारे? दरअसल ये विचार की गोंद कमजोर हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने लंबी लड़ाई लड़ी, नहीं छोड़ा। आज कांग्रेस को यह समझना होगा, और उसके नेताओं ने उस गोंद को मजबूत करने की कोशिश शायद नहीं की। उन्होंने बताया नहीं कि आप कितनी बड़ी पार्टी से हैं, या पार्टी को छोड़ना नैतिक और आदर्श की दृष्टि से कितना बड़ा एक क्षति होती है उस व्यक्ति के लिए भी जिसने पार्टी छोड़ी है, और पार्टी के लिए भी। आखिर आपका ये जो प्रेम का बंधन है मनोज, ये कमजोर क्यों हो रहा है? ये रेट्रोस्पेक्शन का विषय है। बिल्कुल, मैं जवाब ले लेता हूं, रोशनी जी से ही पहले बात कर लेता हूं। रोशनी जी, ये जो नेटवर्क कमजोर हो रहा है, आप मुझे लगता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही, आप कांग्रेस की तरफ गई, जाहिर है आपको वहां के विचार कुछ बेहतर लगे होंगे, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कौन सा नेटवर्क कमजोर हो रहा है जिसकी तरफ शरद जी इशारा कर रहे हैं? जरा वो भी समझा दीजिए। देखिए, पहले आपने मेरी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आने जी इत्तेफाक था वो, चूंकि मुद्दा चल रहा। जी, आप अपनी बात कीजिए। नहीं, मैं पर ये जरूर इस बात को रखना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस परंपरा, अनुशासन, शिष्टाचार, कार्यकर्ताओं की पार्टी जो कहती है, असल मायने में वो जमीन पर काम नहीं होता। आज किस तरीके से कार्यकर्ता पीड़ित हैं और अपनी आवाज को रख ही नहीं पाते, ये नेता केंद्रित पार्टी हो गई है। तो जहां दूसरा आपका विषय कि कहां हमारी कमजोरी, कमलनाथ जी के बाद जब आदरणीय जीतू पटवारी जी ने इस मोर्चे को संभाला और ऐसा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कमान संभाली है, तो मुझे लगता है कि एक जो पुराना नेटवर्क है, जिन लोगों से जो जुड़े हैं, उनको लगता है कि शायद अब मेरा समय जाने वाला है, या मुझे राजनीति में अपना कांग्रेस में कहीं भविष्य नहीं दिखता, क्योंकि हम एक कांग्रेस को मजबूती के रूप में आज संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने भी सुना होगा कि वक्त के समय में जो संघर्ष से लड़ता रहे, आगे उसी का वक्त आता है। तो ऐसा भी समय आएगा। और आज नहीं, आपकी पार्टी तो आंदोलन की पार्टी है, वही शरद जी भी कह रहे थे, वही हम भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो आंदोलन की पार्टी है। फिर नई पार्टी जो आंदोलन के लिए अभी खड़ी हुई, जिसने अपनी सरकार बना ली, जिसके एक मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं, उसके बाद भी उसके भीतर से भगदड़ नहीं मचती है। लेकिन आपके भीतर जो वो संस्कार है, जिस तरह से आप लगातार लड़ते रहे हैं, आपकी विचारधारा रही है उस तरह की, उसके बाद आप इतनी घबराहट? देखिए, ये व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है, ये उनके कमजोर विचारों पर भी निर्भर करता है कि अगर पार्टी एक बड़े रूप में
बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता आज मैदान में डट कर के खड़े हैं, लेकिन जिनको अपने भविष्य की चिंता है, मैं अक्षय बम को लेकर के बात करूं, एक सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट आता है, उनको लगता है उन पर बातें की जाती है कि आपको आपका भविष्य आपको जेल में देखना है या आप भारतीय जनता पार्टी में बेहतर देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस केस में तो कोई भी स्वाभाविक रूप से ये जो परिस्थितियां, जिस तरह का ये एक जो प्रशासनिक सरकारी समझ गया, दुरुपयोग करके जो डर भय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, कहीं ना कहीं ये भी मतलब ये मान लिया जाए कि डर भय के कारण, हालांकि डर भय जहां आंदोलन वाली पार्टी होगी वहां मुझे नहीं लगता है कि उसकी जरूरत पड़ेगी। वाणी जी, इतना क्यों डरा रहे लोगों को कि आपकी तरफ आ जाए लोग? हम डरा के नहीं, हम काम करके लोगों को आकर्षित करते हैं और पूरे जनमानस को यही संदेश देते हैं कि विकास और राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम और गरीब कल्याण, किसान कल्याण, मातृशक्ति सुरक्षित, युवाओं को सुरक्षित रखना, ये सब हमारी राजनीति नहीं, ये सब हमारे कार्यकुशलता के ओर एक इशारा करते हैं। इनके सबसे बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी से जो छोड़ के जाते हैं वो दागी हो जाते हैं। तो पहली बात तो आप दागी लोगों को टिकट क्यों देते हैं? उसके बाद इतना रायता फैलता है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। मैं मेरे जर्नलिस्ट भाइयों से बिल्कुल मैं आई एग्री विद यू कि बहुत गहरी इंट्रोस्पेक्शन, खैर वो मेरा लुकआउट भी नहीं है। मैं अपना फोकस करना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति, ओबीसी को एक घातक चोट देकर दूसरों को अपीजमेंट की राजनीति, विकास के कोई मुद्दे नहीं है इनके बातचीत में और सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट और खोखले वादे। जो भी स्टेट्स में कांग्रेस थी अक्टूबर के पहले, कहीं भी कोई वायदे पूरे नहीं हुए। ये बात करते हैं कि हम 75,000 देंगे, 72,000 देंगे। शरद जी कुछ कह रहे हैं, खेल के कुछ नियम होते हैं जी, और किसी भी चीज का अतिरेक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या वाणी जी को ये नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बार एक ही खेल हो रहा है, खेला होवे, कांग्रेस से लोग बीजेपी में आ रहे हैं और ये मत समझिए कि पब्लिक कुछ समझती नहीं है, जनता सब जानती है वाणी जी कि ये किस कारण हो रहा है। घर पे तो आके कोई बार-बार घंटी बजाएगा तो आप क्या दरवाजे नहीं खोलेंगे? वाणी सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। जी, अब आप जवाब दे दीजिए शरद जी के सवाल का। जी, अब आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि जब बार बार कोई घंटी बजाएगा तो या तो मैं घंटी बजाने वाले से कह दूंगा, भाई साहब आप कृपया करके जाइए, मेरे यहाँ जगह नहीं है अब कि मैं आपको सोफे पर बिठा सकूं, आपके यहाँ पता नहीं कितनी जगह। जी, दिल बहुत बड़े हैं, पूरे विश्व को समाना है। अच्छा, दिल इतना बड़ा हो गया कि पूरे विश्व को समाना है। अभी लाइन में और है लोग। देखिए, ना तो ये डिवाइड करने की राजनीति हमारी है, ना हम कांग्रेस के जो भी नेता हैं उनको बुला के हम राजनीति करना चाह रहे हैं। हम तो उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं और हमारी सीटों पर वही लड़ रहे हैं जो भाजपा के सदस्य हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं। चलिए, एक बड़ी बात आपने कह दी कि चुनाव तो कम से कम नहीं लड़ रहे, चुनाव पर वही लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हालांकि पहले आप झांकेंगे तो फिर उदय प्रताप सिंह भी नजर आ जाएंगे और पता नहीं भिंड के हमें याद होना चाहिए, एक पूर्व अफसर थे, वो भी बाद में फिर सांसद बने और फिर आपकी सीट पर आ गए कांग्रेस से भारतीय जनता, आपने टिकट भी दिया, सांसद भी बने। मनीष जी, कांग्रेस के भीतर जो एक आंदोलन की पार्टी रहा करती थी, जिसकी तरफ शरद जी भी बार बार कह रहे हैं, ये बात तो सच है कि अब वो आंदोलन रहा नहीं, महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई है, मैं ये कह सकता हूँ कि लोग उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जहाँ कांग्रेस को भी संभलने की जरूरत है। मनोज जी, मैं शरद जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। उन्होंने जो कहा कि वैचारिक गोंद की कमी आई है, वैचारिक विघटन कांग्रेस में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में उस तरह की ना तो ट्रेनिंग है कार्यकर्ताओं को और ना उस तरह का वहाँ पर अनुशासन है। जैसे आप देखिए, बयानबाजी को लेकर बीजेपी में बहुत संतुलित और बहुत उस तरह की सेलेक्टेड लोग बोलते हैं और कांग्रेस में एक इस तरह से होता है कि एक मसला है और सबके अपने अपनी ढपली, अपने अपने राग बजने लगते हैं। जो अब आजकल जो राजनीति का पैटर्न बदला है उसमें जनता बहुत करीब से इन सारी चीज़ों को देखती है
और कांग्रेस ने संघर्ष का रास्ता छोड़ा है। आप उनके नेताओं को देख लीजिए, पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में कितने बड़े आंदोलन कांग्रेस ने खड़े किए हैं। अगर उनको सत्ता में लौटना है या संघर्ष करना है तो ना के बराबर आप उंगलियों में गिन सकते हैं कि कितने संघर्ष का रास्ता कांग्रेस ने अख्तियार किया है। और शायद यही वजह है कि ये जो अपने को देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में लगातार विघटन हो रहा है। बिल्कुल शरद जी, चलते चलते बहुत छोटी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। आने वाले दिनों में क्या दोनों तरफ आप चुनौतियां देख रहे हैं? देखिए, दोनों चुनौतियों से इसलिए जूझेंगे कि एक, जब कोई किसी की कमजोरी का फायदा उठाता है तो एक सीमा उसकी भी होती है, और उस सीमा को जब आप पार कर जाते हैं, बीजेपी के काडर में इस समय बेचैनी है, क्योंकि चाहे आप जनपद, जिला और नगर निगम स्तर तक आए, विधायक और सांसदी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज जो कांग्रेस से आप लेकर लाखों की संख्या में नेता चले आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी में बैठे लोग भी जानते हैं, कांग्रेस से जो बीजेपी में आ रहे हैं वो भी जानते हैं, कोई निष्काम योगी की तरह गीता का दर्शन पढ़कर नहीं आ रहा है बीजेपी में, वो अपनी जगह ढूंढ रहा है। कल ये सारे लोग बीजेपी की लीडरशिप पर दबाव डालेंगे कि मुझे जगह दीजिए, मुझे जगह दीजिए, मुझे पार्षद का टिकट दीजिए, मुझे जनपद जिला पंचायत का टिकट दीजिए, मुझे विधायक का टिकट दीजिए। और उस समय अगर बीजेपी ना कहेगी तो ये कहा जाएगा, उस समय कोई याद नहीं रखेगा कि ये कांग्रेस से बीजेपी में आए, उस समय कहा जाएगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में टकराहट, नाराज बीजेपी कार्यकर्ता ने बीजेपी छोड़ी। बीजेपी को ये सोचना होगा, ये बहुत अहम विषय है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि संगठन बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, और जिन्होंने संगठन को गढ़ा और बढ़कर वहां तक पहुंच गए। सवाल यही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर कांग्रेस नेताओं का आना लगा है, जाना नहीं, तो चुनौती तो बनेगा, लेकिन कांग्रेस को भी समझने की जरूरत होगी। पर बड़ा सवाल ये, क्या कुछ और भी है लाइन में? तो इंतजार कीजिए, क्योंकि चुनाव के 2 चरण बाकी है, तो बहुत कुछ देखने वाला। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में राधिका का राग, कांग्रेस पर दाग, सहयोगी ललित के साथ। नमस्कार। ऐसा भी हो सकता है कि जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं भाजपा में आ जाएं।